এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের স্বাগত। আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস। হ্যাঁ, আসলে কেন শনিবার হলেই আপনারা জানেন আপনাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেস। এর মধ্যে থেকে আমরা যে বার্তাটা আপনাদের দিতে চাই সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটু সচেতন থাকা। আর আপনারা দেখেন চিরায়তে যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো হয় বা আপনারা দেখে থাকেন তার থেকে একটু ভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান আমরা করতে ভালোবাসি, কারণ যেগুলো বিষয় হয়তো আপনাদের ঠিকঠাক জানা নেই। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে গত সপ্তাহে যেরকম একটা স্বতন্ত্র বিষয় ছিল, আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আপনারা হয়তো ভাবতেই পারবেন না, কারণ আপনার পাড়ায় হয়তো রক্তদান শিবির একটা দেখে এসছেন, কিন্তু সেই রক্তটা কোথায় যায়, সেই রক্তটাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়, তার নিয়ম কি, একজন রক্তদাতা রক্ত দেবার আগে কি করা উচিত এবং যিনি রক্ত গ্রহণ করবে তার জন্য কি নিয়ম, সবটা এরকম সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে সেই রক্তের বিষয় নিয়ে, রক্তদানের বিষয় নিয়ে, রক্ত যেখানে রাখা হয় তার বিষয় নিয়ে কথা বলবো। সবচেয়ে বড় বিষয়, আজকে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ আতিক খান। নমস্কার ডাক্তারবাবু। আর অবশ্যই আমরা যার সাহায্যে আমরা তাকে পেয়েছি সেটা হচ্ছে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল। অবশ্যই তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে হবে, কারণ এই মুহূর্তে শিল্পাঞ্চলে পরিকাঠামোর সেরা জায়গা বলা যায়, সেরা ঠিকানা हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसनसोल। डॉक्टर बाबू, पहले आपको एक पूछना है, ये जो रक्त आधान वास्तव में क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है? रक्ताधान जो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो एक ब्लड बैग में आता है, उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है जो खून को जमने से रोकता है। तो जब हम किसी डोनर से जो ब्लड डोनेट करते हैं उनका ब्लड एक बैग में लेते हैं, वो होल ब्लड उसके अंदर मिक्स करते हैं और फिर उसको सील करके, निडल हटा के जो सील करके एक बैग रखते हैं, या बैग को पूरा का पूरा होल ब्लड या उसके अलग अलग कंपोनेंट जैसे लाल खून अलग कर सकते हैं, प्लेटलेट अलग कर सकते हैं, प्लाज्मा अलग कर सकते हैं, तो वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं। इनको हम अलग अलग बैग में भी स्टोर करते हैं और मरीज को जिस तरह का ज़रूरत होती है, जैसे अगर किसी मरीज को केवल लाल खून यानी हीमोग्लोबिन की कमी है तो हम उसे केवल RBC यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड रेड ब्लड सेल या पैक्ड रेड ब्लड सेल उसे कहते हैं, वो हम ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि बैग को एक BT सेट होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट होता है, जिसमें एक फ़िल्टर होता है। एक IV लाइन जो IV सेट होता है उसमें फ़िल्टर नहीं होता है, लेकिन जो BT सेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ़िल्टर होता है उसके अंदर में एक फ़िल्टर जाली जैसा रहता है, जो छोटे छोटे अगर कोई क्लॉट हो तो उसको उसी के अंदर रख लेता है। तो अब इसे पेशेंट के अंदर में ब्लड में पहुंचाया जाता है। तो पेशेंट को एक कैनुला लगाया जाता है और ये BT सेट को बैग के अंदर स्पाइक करना। स्पाइक का मतलब होता है उसमें एक ओपन, उसमें एक घुसाते हैं, मतलब अंदर लगाते हैं और इसको दूसरे सिरे को, दूसरे एंड को हम IV लाइन में कनेक्ट करते हैं और फिर वो ब्लड धीरे धीरे करके मरीज़ के अंदर में जाता है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये एक तरह का मेडिकल प्रोसीड्योर है जो हमेशा एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ्यूज़न होना चाहिए। बेड जहाँ पे इंडोर की फैसिलिटी है, मतलब पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग में यानी कि अच्छे से निगरानी में ट्रांसफ्यूज़न होना चाहिए। अगर
कोई रिएक्शन होता है तो उसको मैनेज करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ्यूज़न जो ब्लड है वो जनरली स्मूथली ट्रांसफ्यूज़न होता है, लेकिन किसी पेशेंट को अगर कोई दिक्कत हो तो उसको तुरंत उसका निवारण वहाँ पर किया जाए ताकि मरीज को कोई ज़्यादा खतरा ना हो। और ये हम ज़्यादातर खून की कमी हो या किसी का ऑपरेशन हुआ हो या हो रहा हो, या फिर किसी को कभी डेंगू हो गया तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं, किसी को हीमोग्लोबिन कम है तो लाल खून चढ़ाते हैं, किसी को खून से ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी है तो प्लाज्मा देते हैं, अलग अलग कंपोनेंट में भी दे सकते हैं। या फिर इसमें ऐसे भी होते हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट होके आ गया तो उसके ब्लड लॉस हो गए हैं, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट भी हैं जिनको अलग अलग हीमोग्लोबिन प्लेटलेट ये सब भी कमी होती रहती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसमें ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस हमेशा क्लोज मॉनिटरिंग, मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके ही करना चाहिए। किसी ये घर पे करने की फैसिलिटी इसमें नहीं होती है। इसमें डॉक्टर्स के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या जो ट्रीटिंग फिजिशियन होते हैं वो एडवाइस करते हैं, और वो उनके जो पेपर्स रिक्वेस्ट होते हैं वो ब्लड बैंक में जाता है। फिर वहाँ से जो ब्लड आता है वो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर की अपनी निगरानी में ट्रांसफ्यूजन करते हैं। একদম সবচেয়ে বড় কথা আজকে যে কথাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, আপনারা দেখেছেন একটা রক্তদানে একটা ব্লাড আপনারা রক্তদান করলেন, কিন্তু সেই ব্লাডটা যখন ব্লাড ব্যাংকে যায়, ব্লাড ব্যাংক থেকে সেটা চলে যায় আবার মানে প্রয়োজনে, মানে রক্তের যার প্রয়োজন, দুর্ঘটনা বা যে কোনো রোগের জন্য যখন প্রয়োজন হয়, তখন যখন যায় সেই রক্তটা কিন্তু সরাসরি কোনো মানুষের শরীরে দেওয়া হয় না। ये जो खून जब लेता है ब्लड डोनेशन कैंप से, उसके बाद तो ब्लड डोनेशन कैंप बा हॉस्पिटल में कोई खून देता है, उसके बाद उसी खून को तो डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। जब भी कोई ब्लड, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप में हो या ब्लड बैंक के अंदर में कोई डोनेट करता है, उसके कुछ सैंपल को अलग से एक ट्यूब में लिया जाता है और उसकी कुछ जांच होती है, जैसे ब्लड ग्रुप चेक करना, जैसे किसी ABO ब्लड ग्रुप एंड RH ग्रुप। तो किसी का उदाहरण के लिए किसी का A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, AB पॉजिटिव, इस तरह के अलग अलग ग्रुप होते हैं। इन सारे ग्रुप को पहले जांच किया जाता है। उसके साथ में उसके 5 इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन की जांच होती है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, मलेरिया और सिफिलिस। ये 5 जो मैंडेटरी है जिसकी जांच करना ज़रूरी है। इन सब में और ब्लड के जांच में सारे चीज़ें अगर क्लियर होते हैं तभी उस ब्लड को मरीज के लिए देने के लिए उस पर लेबल लगाया जाता है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो उस ब्लड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। মানে এতটা সহজ নয়, মানে ব্যাপারটা কিন্তু প্রচণ্ড জটিল। আপনি ভাবছেন যে একটা রক্ত দেওয়ার সাথে সাথে, একটা রক্ত নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে দেবে তা না। আপনি দেখবেন যখন আপনার প্রয়োজনে কোনো ব্লাড ব্যাংক থেকে আপনি রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন কাউকে দেওয়ার জন্য, আপনার পরিচিত, তখন কিন্তু সেখানে একটা কালচার করা হয়, একটা কালচার সেট থাকে, তারপরে সেটার এটা অনেকটা কঠিন, একটা লম্বা সময়ের ব্যাপার। দেখবেন তার উপরে একটা নির্দিষ্ট ট্যাগ লাগানো থাকে, সেখানে কতটা কি থাকে। তবে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন, যে रक्तदान से पहले दाता को रक्त की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाता है? जब कोई डोनर से ब्लड लिया जाता है, सबसे पहले उससे एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसको कहते हैं डोनर रजिस्ट्रेशन। उसमें उस डोनर की जानकारी, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ताकि उनको ज़रूरत पड़ने पे कांटेक्ट किया जा सके। फिर उनके स्वास्थ्य की एक जनरल जांच की जाती है, पुराने बीमारियों के बारे में पूछा जाता है, और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग समय के बाद ही वो डोनेट कर सकता है, जब वो उस बीमारी से फ्री ब्लड ठीक हो जाते हैं। मतलब जैसे किसी को अगर शुगर की बीमारी है तो शुगर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो शुगर के टैबलेट ले रहे हैं तो वो
शुगर कंट्रोल रहने पे वो डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो वो डोनेट नहीं कर सकता है। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके आधार पे उनकी जांच की जाती है, उसके इन्फेक्शन की हिस्ट्री ली जाती है। कोई अगर खून से संबंधित ऐसी बीमारियां जो दूसरे मरीज को फैल सकती है तो वो उनसे डोनेशन नहीं लिया जाता है। और ये सारी जांच और सवाल जवाब फॉर्म भरना ये सारे कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो उस डोनर और ब्लड बैंक के बीच की बातें हैं, उसे दूसरे को नहीं बताया जाता है, ना ही उसके रिश्तेदार को बताया जाता है। तो जो भी बातें हैं वो डोनर और ब्लड बैंक स्टाफ या हॉस्पिटल के स्टाफ के बीच ही उस रहते हैं। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। ब्लड से संबंधित कोई बीमारियां दूसरे को फैल सकती है तो अगर उसे मरीज को पता, डोनर को पता है तो वो डोनर अपने उस बात को पहले ही बता सकता है। कुछ जांच करने के बाद, जिसमें से जो मैंने 5 इन्फेक्शन के बारे में बताया, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया एंड सिफिलिस, ये खून से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, इसके लिए भी जांच हम लोग करते हैं डोनेशन के बाद भी। और इसमें जांच में जो उपयुक्त पाया जाता है, जो इस इन्फेक्शन से फ्री होते हैं, इसमें ऐसे इन्फेक्शन नहीं मिलते हैं, वही ब्लड मरीज को दिया जाता है। और मरीज को जैसा ब्लड ग्रुप होता है मरीज का, उसी के हिसाब से मैच करके दिया जाता है। अच्छा, रक्तदान में कौन से प्रमुख घटक शामिल होते हैं और हमेशा संपूर्ण रक्त की क्या नहीं? जब हम कोई ब्लड डोनेट करता है तो वो होल ब्लड डोनेट करता है, जिसमें प्लेटलेट, प्लाज्मा सब एक मिक्सचर में हमारे बॉडी में ब्लड में घूमते रहते हैं। मैं ये बता दूं कि हर जो डोनेट करते हैं उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 से 65 साल के जो भी हैं लोग वही डोनेट कर सकते हैं। तो वो जो डोनेट करते हैं उनके ब्लड को एंटीकोगुलेंट, जो खून जमने से रोकता है, वो उस बैग में रहता है और उसमें मिक्स करके एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया जाता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि बहुत कम होने पे अगर ब्लड लेते हैं तो वो भी ब्लड इस्तेमाल में नहीं आ सकता है, और एक उस रेशियो से ज़्यादा होने पे बैग के अंदर खून जमने का डर रहता है। इसलिए एक रेशियो को मेंटेन किया जाता है, और उस रेशियो वाले बैग को ही होल ब्लड के जैसे भी रख सकते हैं, या उस होल ब्लड से हम अलग अलग घटक कंपोनेंट्स बनाते हैं। जैसे लाल खून बनाते हैं जिसको पैक्ड RBC बोलते हैं। प्लेटलेट अगर निकाला गया तो उसको प्लेटलेट कंसंट्रेट करते हैं, उसका एक और नाम रैंडम डोनर प्लेटलेट कहते हैं, RDP। अगर होल ब्लड से निकाला गया तो प्लेटलेट कंसंट्रेट जो होता है उसे RDP भी कहते हैं। एक अलग मशीन से भी डोनर से निकालने के तरीके हैं जिसको एफेरेसिस मशीन कहते हैं, तो वो एक अलग एडवांस प्रोसेस है। लेकिन अभी होल ब्लड के बारे में, लाल खून, प्लेटलेट और प्लाज्मा जो निकाला जाता है उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि 6 घंटे के अंदर वो उस ब्लड से जो प्लाज्मा अलग हुआ है उसको 6 घंटे के अंदर ही लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे फिर उसे थाव यानी कि जिसको एक हिंदी में मेल्ट करने का बोल सकते हैं, पिघलाना। लेकिन वो मेल्ट 37 डिग्री यानी कि हमारा बॉडी जिस टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर पे मशीन में उसके अंदर मेल्ट किया जाता है, यानी थाव किया जाता है, और फिर वो इशू किया जाता है। तो ब्लड बैंक से जब भी ब्लड इशू होता है वो रेडी टू ट्रांसफ्यूज है, उसमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमेशा इस बात का अक्सर कुछ लोगों की ये मतलब प्रैक्टिस होती है, ये कुछ लोग ये होते हैं कि ब्लड ठंडा लग रहा है तो उसको पहले कंबल में गर्म करे, ये गलत है। उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ब्लड बैंक से जो ब्लड मिला वो ट्रांसफ्यूजन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात है जो अस्पताल के वातावरण में रक्तदान को प्रति जागरूकता महत्वपूर्ण क्या है? अस्पताल में जो भी डोनेशन होते हैं वो डोनेशन एक अच्छे इन्वायरमेंट में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं। तो इसलिए जब कोई डोनर आता है तो उसका डोनेशन करने का जगह अलग होता है, उससे सवाल जवाब करने का जगह अलग होता है।
जब डोनर कोई फिट होता है कि हाँ वो डोनेट कर सकता है, तभी वो डोनेशन करने वाले एरिया में जाएगा। अगर वो डोनेशन फिट नहीं है तो उसे उसके कारण को बता के कि हाँ अब अभी आप क्यों फिट नहीं हैं, बाद में आप कब डोनेट कर सकते हैं, उसको डोनर को डेफर कर दिया जाता है। डेफर का मतलब ये नहीं होता है कि वो कभी डोनेट नहीं कर पाएगा। डेफर का मतलब है एक समय, कुछ समय के लिए वो डोनेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो डोनर्स सेलेक्ट हो जाते हैं कि हाँ वो डोनेशन कर सकते हैं, ये जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये डोनेट करेंगे, उसे अंदर ब्लड कलेक्शन रूम में भेजा जाता है, जहाँ पे उसके नाम का रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है और ब्लड पे उस एक यूनिट नंबर, स्पेसिफिक नंबर मेंशन करके फिर उससे डोनेशन लिया जाता है, ताकि जो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो वहाँ से मरीज तक जो भी ब्लड जाते हैं उसकी ट्रेसेबिलिटी, कि किसी एक डोनर ने कोई ब्लड डोनेट किया है तो वो किस किस मरीज को गया है, वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन रख सके और उसको ज़रूरत पड़ने पे फिर से फॉलो अप लिया जा सके। একদম আমরা খুব সুন্দর একটা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। যারা এই অনুষ্ঠান নিয়ে যাদের কোনো রকম প্রশ্ন থাকবে, আপনারা এই অনুষ্ঠানটা ইচ্ছা করলে আপনাদের আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে গিয়েও দেখতে পারেন। আর আপনাদের বলে দিই, এই পরিকাঠামো মানে এই নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ব্যাপার থাকে, আপনাদের একদম পরিষ্কার একটা কথা বলি, এই মুহূর্তে শিল্পাঞ্চলের যদি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবার সেরা স্থান যদি বলা যায়, সেরা জায়গা যদি বলা যায়, সেটা হচ্ছে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল। ডাক্তারবাবুকে আমরা সেখান থেকেই পেয়েছি। আমরা ঠিক পরের বিষয়ে চলে যাব যে रक्तदान पहले देखभाल करने वाले क्या भूमिका होता है, इसी बारे में अभी बात करेंगे। एक देखभाल कर्ता के रूप में अधान शुरू होने से पहले आपको कौन सी जानकारी चाहिए? रक्त आदान शुरू करने से पहले मरीज के एक हॉस्पिटल की आईडी होती है, उसके नाम होते हैं, उम्र होता है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो देखा जाता है, और उसके ब्लड ग्रुप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मरीज का ब्लड ग्रुप जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप के आधार पे ही उसे ब्लड सेम ग्रुप का दिया जाता है। कुछ खास कंडीशन में दूसरे ग्रुप का दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बाकी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। पहला हमेशा प्रायोरिटी होता है कि ब्लड मरीज को सेम ग्रुप का ही दिया जाए। कुछ कंडीशन में, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप स्पेसिफिक ट्रांसफ्यूजन, कुछ कंडीशन में जिसमें दूसरे ग्रुप का भी सेलेक्ट किया जा सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, उसको कहते हैं एबीओ मैच्ड। मतलब जैसे कोई मरीज ए है, ए पॉजिटिव है, लेकिन अगर उसका ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता है तो इमरजेंसी में हम इससे ओ निगेटिव का भी ट्रांसफ्यूजन देते हैं, क्योंकि ओ निगेटिव ए बी इस ग्रुप सब के लिए मैच एबीओ मैच्ड है। तो पहला प्रायोरिटी हमेशा ग्रुप स्पेसिफिक, यानी कि जो ब्लड ग्रुप मरीज का है सेम ब्लड ग्रुप उसे दिया जाए। दूसरा, किसी ग्रुप के सिलेक्शन के लिए जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, तभी जाके उसको डिसाइड किया जाता है। तो ग्रुप जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर किसी को जानना चाहिए, और वो ग्रुप जो मरीज का होता है उसके आधार पर ही ब्लड कौन सा सेलेक्ट करेंगे। होल ब्लड सेलेक्ट करेंगे तो उसी ग्रुप का सेलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ग्रुप को भी देखते हैं। तो हर एक ब्लड बैग जब इशू होता है, ब्लड बैंक से आता है, तो उस पर एक लेबल लगा रहता है जिसमें ब्लड ग्रुप, उसके बारे में 5 जो इन्फेक्शन के मैंने बताया वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो मेंशन रहता है, कितना वॉल्यूम है वो मेंशन होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और उस ग्रुप को, उस ब्लड मरीज के सैंपल को जो ब्लड हम देने वाले हैं उसके साथ मैच किया जाता है। लेबोरेटरी में एक टेस्ट किया जाता है जिसके आधार पे वो टेस्ट कंपेटिबल, यानी कि मैच हो जाए, उस मरीज में कोई दिक्कत नहीं हो, वही ब्लड मरीज को इशू किया जाता है। एकदम मेरा अगला जो प्रश्न है उसी में ही तो सब चला गया। रक्त समूह मिलने और क्रॉस मैचिंग क्या महत्वपूर्ण है और उसकी पुष्टि कैसे किया जाता है? मरीज जहाँ पे भर्ती होता है, ट्रीटिंग डॉक्टर के द्वारा एक प्रिस्क्रिप्शन, जिसको ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं, वो फिल होके आता है।
उसमें मरीज के सारे डिटेल्स होते हैं, किस कारण उसे ट्रांसफ्यूजन देना है, उसके ब्लड ग्रुप पुराने अगर रिकॉर्ड है तो वो लिखा जाता है। साथ में एक सैंपल भी मरीज का आता है और वो सैंपल हमारे पास आके फिर से वापस उसके ब्लड ग्रुप हम चेक करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप पेपर में लिखा है सेम है, जो सैंपल आया है वो भी सेम है। तब उसके बाद उसमें कोई दूसरा तरह का एंटीबॉडी तो नहीं बना हुआ है कि पुराने कभी ट्रांसफ्यूजन हुए हों, तो कभी कभी मरीज के अंदर में उस ट्रांसफ्यूजन के बाद नए तरह के एंटीबॉडी बन जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर ऐसे कोई एंटीबॉडी बन जाते हैं तो फिर उस एंटीबॉडी को पहचानना होता है और तब जाके उस एंटीबॉडी से निगेटिव वाले आरबीसी को सेलेक्ट किया जाता है और वो मरीज को फिर लैब में टेस्ट करके मैच करके भी देखा जाता है। जब वो मैच करने पे कंपेटेबल आता है, मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और ट्रांसफ्यूजन के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, तभी उसे इशू किया जाता है। तो इसको क्रॉस मैच बोलते हैं। हर एक अलग यूनिट के लिए हर बार क्रॉस मैच होता है। अगर हम 4 पीआरबीसी का डिमांड कर रहे हैं तो 4 बार क्रॉस मैच अलग अलग होगा मरीज के सैंपल से, एक क्रॉस मैच से नहीं होगा, क्योंकि मरीज के सैंपल को और आरबीसी के एक सैंपल को मिला के देखा जाता है। इसको क्रॉस मैच बोलते हैं, क्योंकि मरीज के सैंपल में जो एंटीबॉडी है कि नहीं है और हम जो आरबीसी देने जा रहे हैं वो मिलने पे कोई क्लम्प, कोई एगुलिटिनेशन, कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है। ये सब का ध्यान रखते हुए जब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आता है तब उस ब्लड को ब्लड पेशेंट के लिए इशू के लिए रेडी किया जाता है। जब तक वो नहीं मिलता है ब्लड बैंक इशू नहीं करता। तो बहुत वाइटल एक सब्जेक्ट है, बहुत वाइटल। टाइमिंग भी है, टाइमिंग है, अलग अलग तरह के टेस्टिंग दे दिया, ऐसा बात नहीं है। नहीं, अलग अलग टेस्टिंग है। उसी टेस्टिंग में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे उस टेस्टिंग में भी लग जाते हैं। कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आधे घंटे 35 मिनट इसमें भी हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले उसके ग्रुप करते हैं। तो जब कोई मरीज का सैंपल आता है तो उसके ग्रुप करने में 5 मिनट लग जाएंगे, फिर उसके बाद उसके क्रॉस मैच करने जाएंगे, उसमें 30-35 मिनट 45 मिनट लगेगा। पुराने जो टेक्निक थे उसमें 1-1.5 घंटे भी लग जाते थे। तो अलग अलग टेक्निक से किया जाता है। तो जितना ज़्यादा सेफ टेक्निक हो सके कोशिश किया जाता है कि हम उसी से मैच करके दें ताकि मरीज को कोई नुकसान ना हो। इस मरीज को ट्रांसफ्यूजन के ध्यान देते समय इस बात के लिए भी ध्यान रखा जाता है कि जो ब्लड हम दे रहे हैं मरीज को, वो मरीज को स्मूथली और अच्छे से ट्रांसफ्यूज करे और कंफर्टेबल जाए, कोई उसके फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कुछ खतरे रहते हैं कि मरीज के अंदर में नई एंटीबॉडी बन सकते हैं। একদম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে কিন্তু কথা হচ্ছে। বিষয়টা আপনারা যারা মন দিয়ে শুনছেন, যারা এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠান শুনছেন, তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে প্রক্রিয়াটি খুব অর্ডিনারি না, খুব সাধারণ না, একটা প্রচণ্ড জটিল একটা বিষয়। এবং এই বিষয়ের জন্য যেটা হচ্ছে সমস্তটাই নির্ভর করে একটা অত্যাধুনিক টেকনোলজি, যে টেকনোলজি ছাড়া এই প্রক্রিয়াটা করা অসম্ভব, ভালো অত্যাধুনিক। তবে এই মুহূর্তে আপনারা এই মুহূর্তে যে এই প্রক্রিয়াটা সর্বোত্তম জায়গা কিন্তু একটাই, সেটা হচ্ছে আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। আমি পরবর্তী কোশ্চেনে আসবো যে प्रक्रिया से पहले देखभाल करता की स्वास्थ्य सेवा टीम से कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, पूछना चाहिए कि जब हम किसी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्लान करते हैं तो मरीज के कुछ खास इन्फॉर्मेशन जैसे मरीज का नाम, उसकी आईडी मतलब हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन आईडी, और उम्र, मेल फीमेल, पुरानी कभी ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है, यानी कि पहले कभी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ हो, वो ब्लड किस टाइप का था, लाल खून था, प्लेटलेट था, प्लाज्मा था, या फिर मरीज को कभी कोई ट्रांसफ्यूजन से के टाइम में या उसके बाद कोई दिक्कत हुआ, कोई रिएक्शन हुआ, इन सब जानकारियों को लिया जाता है ताकि उसी के आधार पे हम जो अगला ट्रांसफ्यूजन देने का प्लान कर रहे हैं उसको डिसाइड कर पाएँ। जैसे
कुछ मरीज को एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे उसे पहले से ही एक मेडिसिन दे दिया जाए ताकि वो एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो, या टीम पहले से ही सब कुछ रेडी रखे कि अगर इसको ये ट्रांसफ्यूज़न के टाइम में एलर्जिक रिएक्शन हो या कोई और तरह का रिएक्शन हो तो उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार उसका तुरंत इलाज किया जा सके। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं कि उसमें कुछ एंटीबॉडी की कमी मिलने के कारण जब भी उसको कोई प्लाज्मा दिया जाता है तो थोड़ा सा भी 2-3 ml प्लाज्मा भी अगर उसके अंदर जाता है तो उसको एलर्जिक होने लगते हैं। तो उस केस में जो आरबीसी दिया जाता है उस आरबीसी को वॉश करके भी दे सकते हैं, यानी उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसके लिए ट्रांसफ्यूजन से पहले उसमें कोई डिजीज़ WBC के कारण कोई नुकसान ना हो तो रेडिएशन भी किया जाता है। जैसे कोई मरीज कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, या कोई ऐसे मेडिसिन पे चल रहे हैं जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी डाउन है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड को इरेडिएट करके देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत बार ऐसे होते हैं जैसे किसी बच्चे का पूरा खून बदला जाता है, तो उस केस में उसके WBC को जितनी हो सके कम किया जा सके उसको कहते हैं ल्यूको रिडक्शन या ल्यूको डिप्लेटेड, यानी कि उसके WBC को 3 to 4 लॉग रिडक्शन। लॉग का मतलब 1/10, 3 लॉग का मतलब 1/1000 से लेके 1/10,000 कमी कर दिया जाए। जैसे अगर किसी का WBC 8000 पर माइक्रोलीटर है तो उस ल्यूकोफिल्ट्रेशन के बाद वो 8 पर माइक्रोलीटर हो जाएगा, और इतने कम करने से बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। जैसे एक वायरस होता है CMV, तो उसके इन्फेक्शन जनरली बच्चों को हो सकते हैं, तो उसे कम किया जाता है। तो कुछ जगह ये ल्यूको रिडक्शन यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि सारे के सारे प्रोडक्ट को ल्यूको रिड्यूस करके ही देते हैं, लेकिन उसके कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो अलग अलग जगह में अफोर्डेबिलिटी के अनुसार उस चीज़ को मॉडिफिकेशन किया जाता है। वो ट्रीटिंग डॉक्टर अपने एडवाइस में डिमांड करते हैं तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करके दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट हैं, थैलेसीमिया हैं, जिनका बाद में फ्यूचर में ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्लान होता है, तो ऐसे मरीजों को कुछ नया एंटीबॉडी या कुछ नई चीज़ें ना बन जाए तो ल्यूको रिडक्शन करके दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग ट्रीटमेंट, ल्यूको रिडक्शन है, इरेडिएशन है, वॉशिंग है, ऐसे अलग अलग करके ब्लड को दिया जा सकता है। একটা আপনি যখন হাসপাতালে রক্ত গ্রহণ করছেন, আপনাকে যখন রক্ত দেওয়া হচ্ছে, বিষয়টা খুব একটা সহজ নয়। মানে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে যা জানতে পারছি, সেখানে কিন্তু মানে মুহূর্তে মুহূর্তে একটা গবেষণা চলে। ডাক্তারবাবু যেরকম বলছিলেন যে একটা রক্ত দেওয়ার সঙ্গে অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়, এবং শুধু তাই নয়, যাকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে, যিনি রক্ত দিচ্ছেন সেই রক্তটা যেমন পরীক্ষা করা হয়, তার সাথে সাথে যাকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্ন করার আগেই, মানে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করার আগেই ডাক্তারবাবু কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো অনায়াসে বলতে শুরু করে দিলেন। আমার প্রশ্ন করার প্রয়োজনই পড়লো না যে কতটা কি দেখতে হয়, মানে তার কি ওষুধ থাকে, যদি কারো অ্যালার্জি হয়ে যায় সেই সময় কি করা হবে, রুগীকে কি দেওয়া হবে। এই যে বললেন, এই কথাগুলো আপনারা হয়তো জানেন না, তাই বাইরে থেকে আপনাদের নানা উৎসাহ থাকে, তাই ভেতরে অর্থাৎ আন্দরে যখন রক্তদানের ভেতরে রক্ত দেওয়া হচ্ছে সেই সময়, আমি বলছি না রক্তদানের কথা, আমি বলছি যিনি রক্ত গ্রহণ করছে ভেতরে মুমূর্ষ রুগীর জন্য যে রক্ত দেওয়া হচ্ছে, বা অপারেশনের যে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট অপারেশনের সময় যে রক্ত দেওয়া হচ্ছে, সেটা কিন্তু ভীষণভাবে দেখভাল করে দেওয়া হয়। একটা কথা, দেখভাল करते के लिए कौन सी दस्तावेज जो सहमति पत्र समझाना और उसको हस्ताक्षर करना महा गुरुत्वपूर्ण है कि नहीं? जब किसी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है तो उससे एक कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है। कंसेंट फॉर्म मतलब उसकी सम्मति पत्र, जिसमें वो मरीज जो 18 साल से ऊपर के हों और वो हस्ताक्षर करने और कंसेंट देने के कंडीशन में हो, तो उनसे या उनके लिए लीगल गार्जियन होते हैं, जैसे माँ बाप हैं या जो ब्लड रिलेटिव हैं, वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने से पहले उनको ब्लड से ट्रांसफ्यूजन के समय या उसके बाद जो भी रिस्क हो सकता है, जो भी दिक्कतें हो सकती हैं, उसके बारे में और उसके फ़ायदे के बारे में बताया जाता है।
और इसमें जब मरीज को ट्रांसफ्यूजन दिया जा सकता है तो उसे बुखार भी आ सकता है या टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है, बीपी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसे सांस की तकलीफ भी हो सकती है, उसे ठंड भी लग सकता है और ठंड के साथ कपकपी जैसा भी हो सकता है, उसे कमर में पीठ में दर्द भी हो सकता है और पेशाब में लाल खून भी आ सकता है। इस तरह की बहुत सारी उसे रैसेस एलर्जिक रिएक्शन के कारण जैसे हाथ बदन में कहीं पे भी निशान चकत्ता जैसा निशान भी आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में पहले से ही बता दिया जाता है ताकि अगर मरीज को वैसा कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को उसी समय सबसे पहले स्टॉप कर दिया जाए। अच्छा। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब भी कभी मरीज को इस तरह का कोई भी रिएक्शन या इसके रिएक्शन के कुछ भी एहसास हो रहा हो या मरीज को डिस्कम्फर्ट फील हो, जैसे कि जिस जगह इंजेक्शन जा रहा है ब्लड जा रहा है उस जगह अगर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करके वापस से चेक किया जाता है कि क्या ट्रांसफ्यूजन के कारण में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और हमेशा कोशिश किया जाता है कि मरीज को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो उसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं दी जाए। इसका कारण यह है कि बहुत बार दूसरे मेडिसिन अगर उस समय चलते हैं तो रिएक्शन मेडिसिन के कारण हुआ है या कोई चीज़ खाने पीने से हुआ है या ब्लड से हुआ है, ये पता लगाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जब भी ट्रांसफ्यूजन हो तो जो भी अदर मेडिसिन है वो पहले दे दिया जाए या ट्रांसफ्यूजन के बाद दिया जाए, जब तक ऐसी कोई ज़रूरत ना हो कि उस समय भी वो मेडिसिन देने की ज़रूरत है तो तब तक कोशिश किया जाता है कि मेडिसिन पहले ही दिया जाए या बाद में दिया जाए, ट्रांसफ्यूजन के समय नहीं दिया जाए। और जिस लाइन से ट्रांसफ्यूजन होते रहता है उस लाइन में केवल ब्लड ही ट्रांसफ्यूज हो, दूसरा कोई चीज़ मेडिसिन नहीं जाए। अगर कोई दूसरी इमरजेंसी मेडिसिन जैसे कि कभी बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ भी चलती रहती है लगातार, तो वो दूसरे लाइन से दूसरे आईवी लाइन से दिया जाता है ताकि दोनों में कोई मिक्सिंग ना हो और आरबीसी जो है वो हीमोलाइसिस ना हो। इन सब का ध्यान रखते हुए ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है और इस ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को क्लोज मॉनिटरिंग ट्रांसफ्यूजन से पहले उसके वाइटल चेक करते हैं जिसमें हार्ट रेट, बीपी, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट और अदर कोई चीज़ों को फीवर, टेम्परेचर नोट किया जाता है और ट्रांसफ्यूजन के दौरान उसे हर 15-15 मिनट पे उसके इस वाइटल को रिपीट किया जाता है। साथ ही मरीज को क्लोज मॉनिटरिंग का मतलब है कि मरीज को देखते रहना होता है कि क्या मरीज को कोई ट्रांसफ्यूजन के टाइम में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है। डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि कुछ सब्जेक्टिव फीलिंग हो रहा है, क्या उसे घबराहट हो रही है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगर और ट्रांसफ्यूजन से पहले मरीज को प्रोसेस पहले से बता देने से मरीज उस चीज़ के बारे में अपने सवाल जवाब पहले से पूछ लेता है तो उसकी जो भी दिक्कतें हैं वो पहले से उसे अवगत हो जाता है, उसको नॉलेज हो जाता है, तो वो अपने प्रॉब्लम को अच्छे से बता पाता है। कभी कभी मरीज जो कि बेहोशी की हालत में होते हैं तो वहाँ पे या तो अटेंडेंट और साथ में जो नर्सिंग स्टाफ वो उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, कार्डियक मॉनिटर लगा ही रहता है जो थ्रू आउट उसको ट्रांसफ्यूजन के टाइम में देखते रहते हैं और डॉक्यूमेंट करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। तो जो मैंने दिक्कतें बताई, इन दिक्कतों को नज़र में रखा जाता है। जो भी रिएक्शन और एक भी अगर कुछ भी रिएक्शन का कोई भी साइन मिलता है तो सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करके ऑन ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसका आगे का कुछ मेडिसिन ज़रूरत हो तो दिया जाता है। कुछ मेडिसिन पहले भी दिए जाते हैं अगर मरीज को पहले से कोई एलर्जी या कोई रिएक्शन के बारे में पता हो, तो ताकि उसके ट्रांसफ्यूजन स्मूथली हो। कुछ WBC को ल्यूको रिड्यूस कर देने से सीवरिंग ये सारे दिक्कतें कम होती हैं। तो उस प्रोसेस में वैसे प्रोडक्ट का भी कोशिश किया जाता है कि वैसे प्रोडक्ट मिले जिसमें WBC कम से कम हो। एकदम
बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही साथ मिल गया। हम देखा जे 2-4 क्वेश्चन का आंसर जैसे सजा के रखे थे ना, एक ही क्वेश्चन में डॉक्टर ने इतना सारे बात बोल दिया। तो इसी में एक बात, इस दौरान नर्सिंग और चिकित्सा जो कर्मचारी है साथ स्पष्ट संवाद क्या जरूरी है? इसमें जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो ड्यूटी डॉक्टर, जो भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं और नर्सिंग स्टाफ है, वो वहीं पे उसी प्रीमाइसेस में, उसी वार्ड में, उस जगह रहना ज़रूरी है। और जो भी फैसिलिटी रिएक्शन को मैनेज करने का है वो उसी बेड साइड में अरेंज करके रखना चाहिए। और जो भी इस तरह का रिएक्शन की कुछ भी फाइंडिंग मिलती है तो ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करके आगे का वर्कअप के लिए वापस ब्लड बैंक में भेजा जाता है। जैसे कोई हीमोलाइसिस तो नहीं हुआ, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कोई WBC के कारण प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। और अगर मरीज को कुछ ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं जो उसको आगे नुकसान करेंगे तो वैसे ट्रांसफ्यूजन को नहीं देकर दूसरा ब्लड रिक्वेस्ट वापस अरेंज किया जा सकता है जब मरीज फिर से वापस ट्रांसफ्यूजन के लिए कंफर्टेबल हो जाए। तो इसमें डॉक्टर से, दूसरे डॉक्टर से भी, ट्रीटिंग डॉक्टर के अलावा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे भी ओपिनियन लिया जाता है कि क्या हम इस मरीज को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो हमें आगे का ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि ट्रांसफ्यूजन हमेशा एक अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए जहाँ पे इन सब की फैसिलिटी हो। जैसे कोई रिएक्शन मैनेज करने की फैसिलिटी हो, ऐसे हॉस्पिटल में IPD फैसिलिटी में ही ट्रांसफ्यूजन दिया जाना चाहिए। एकदम अगला प्रश्न मैं करना चाहता हूँ जी, रक्तदान के बाद किन लक्षण को कारण तुरंत अस्पताल लौटना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया कि फीवर आना, घबराहट होना, ये सारे जो रिएक्शंस के बताए, सांस लेने में तकलीफ होना, पेशाब में खून आना या कमर में, पीठ में दर्द होना, ये जो है साइन, ये इम्पॉर्टेंट साइन होते हैं। तो ट्रांसफ्यूज़न करने के, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसे 24 से 48 घंटे हॉस्पिटल में क्लोज मॉनिटरिंग में रखा जाता है। उसके बाद मरीज को जब डिस्चार्ज किया जाता है, छुट्टी दिया जाता है, तो भी अगर कोई रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट साइन जैसे लाल खून आना, घबराहट होना, सांस में तकलीफ होना, तो इन सब दिक्कतों में मरीज को तुरंत वापस हॉस्पिटल में आना चाहिए और अपने इमरजेंसी में इस ऐसे सिचुएशन में आना चाहिए। क्योंकि जो हीमोलाइटिक रिएक्शन है वो ट्रांसफ्यूजन के 24 घंटे 48 घंटे के बाद में भी हो सकता है, तो इसलिए उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सांस में तकलीफ़ लेना, घबराहट लगातार होना और लाल खून आना, ये पीठ में दर्द आना, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है। क्योंकि जैसे किसी का हीमोलाइसिस होता है तो वो RBC, पूरा का पूरा हीमोलाइसिस RBC वो किडनी के थ्रू फिल्टर होके पेशाब में आता है। तो अगर किसी का RBC हीमोलाइज हो रहा है तो वो किडनी ब्लॉक कर सकता है। और किडनी ब्लॉक होने के कारण उसमें पीठ में दर्द आना और लाल खून का दिक्कत हो सकता है। दूसरा जो मैंने जैसे बताया, सांस में तकलीफ होना, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद 24 से 48 घंटे के बाद भी अगर किसी मरीज को सांस की तकलीफ हो रही है तो कभी कभी कुछ नए तरह के एंटीबॉडी बनते हैं जो मरीज के फेफड़े में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये फाइंडिंग जो है वो जितने प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले, तो ऐसे फाइंडिंग बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए। तो ट्रांसफ्यूजन के समय में और ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो उनके टेक केयर करने के लिए जो अटेंडेंट हैं उनको इन सारी चीज़ों को बता देना चाहिए। हो सके तो उनको कुछ रिटन डॉक्यूमेंट देना चाहिए कि ये सब चीज़ें अगर मिले, इमरजेंसी फाइंडिंग मिले, तो आप तुरंत हमारे पास आ जाए। एक ज़रूरी प्रश्न है, देखभालकर्ता की भविष्य में रक्तदान के रिकॉर्ड कैसे बनाया रखना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, मरीज के नाम, उम्र, जेंडर, उसके ID, साथ में उसके ब्लड ग्रुप,
और ट्रांसफ्यूजन के रिपोर्ट, अगर ट्रांसफ्यूजन के रिपोर्ट में कोई रिएक्शन कभी हुआ तो उसके भी डॉक्यूमेंट उसे बना के मरीज के फाइल में देना चाहिए। मरीज के डिस्चार्ज समरी साथ में होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट, कंसेंट फॉर्म की कॉपी अगर ज़रूरत हो तो उनको देना चाहिए, ताकि उनको इन सारे डॉक्यूमेंट को वो अपने साथ हमेशा रखे या इजी एसेसिबल में रखे कि अगर कोई ज़रूरत पड़ा तो वो डॉक्यूमेंट आराम से ट्रीटिंग वापस डॉक्टर को या हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जा सके। उससे मरीज़ के इलाज में और भी ज़्यादा मदद हो जाती है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड पते होते हैं तो उसके हिसाब से मरीज को आगे के इलाज के लिए दूसरी चीज़ों को जल्दी किया जाता है। रक्तदान के तुरंत बाद क्या करे और क्या ना करे? जैसा कि मैंने बताया कि मरीज को ट्रांसफ्यूजन के बाद 24 घंटा से 48 घंटा हॉस्पिटल में रखना चाहिए। ऐसे समय में जनरली उन्हें बेड रेस्ट करना चाहिए, कोई फिजिकल हार्ड एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ना ही उनको किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ों को सेवन करना चाहिए कि जो मेडिसिन उनके लिए नुकसानदायक है। हमेशा ट्रीटिंग डॉक्टर के एडवाइस से जो मेडिसिन मिलता है वही ट्रीटमेंट में लेना चाहिए। कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जो मरीज को दूसरे तरह के रिएक्शन कराते हैं, तो मरीज को उससे हीमोलाइसिस भी हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ट्रीटिंग डॉक्टर के सलाह से ही ये लेना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। एकदम हम लोग प्रोग्राम के एकदम लास्ट टाइम में आ गए, बहुत कम समय है। तो इसी समय में कुछ, आप तो इतना समय से बोल रहे थे, एकदम लास्ट बहुत सारे दर्शक बाद में आए हैं, एकदम बाद में आए क्योंकि बीच में इधर उधर करते करते आ गए। तो हम चाहते हैं जो एकदम पहले से पूछे, जे हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, जे रक्तदान, ये क्या चीज़ है? जो लोग এখন আপনারা যারা উপাসে বসে আছেন, আপনারা বলি যে এই যে রক্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটা, এই প্রক্রিয়া ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा अभी जो दर्शक आए हैं, कारण टीवी तो हर टाइम सब नहीं खुलता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं जो एकदम प्रोग्राम के शेष टाइम पे आए हम, और ज़्यादातर हमारे पास 5 मिनट है। हम चाहते हैं इसी 5 मिनट में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। যারা আছেন ভালো করে শুনে নিন, ডাক্তারবাবু যে কথাগুলো বলছে, আপনারা আপনাদের পরিবারের যে কেউ যখন রক্ত দিচ্ছে, এই বিষয়গুলো রক্ত গ্রহণ করছে হসপিটালে, অনেকটা দায়বদ্ধ কিন্তু পরিবারের থাকে, কারণ রোগীর পরিবারের একটা বড় দায়িত্ব থাকে যেন কোনোভাবে মিসগাইড না হন, তার জন্যই কিন্তু এই অনুষ্ঠান। ডাক্তারবাবুর কাছে প্রশ্ন वही है, क्या है बताइए। रक्तदान स्वेच्छा से मरीज के लिए ब्लड डोनेट करना एक प्रोसेस है, जिसमें एक ब्लड बैग के अंदर में एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। उसमें एक निडल लगा होता है, बैग के ट्यूबिंग होती है, उस ट्यूबिंग के एंड पे आखिर में एक निडल लगा होता है। तो जो डोनर सेलेक्ट होते हैं, जो स्वास्थ्य में फिट होते हैं, 18 से 65 साल के जो भी डोनर होते हैं, बाकी सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, पुरानी कोई बीमारी की हिस्ट्री अगर है तो वो ठीक हो चुकी है, और उस ठीक होने के बाद एक ख़ास समय बीत चुका है जिसके बाद वो सेलेक्ट हो चुके हैं कि अब वो डोनेट कर सकते हैं, तो उनके डोनेशन में उनके ब्लड बैग में उस डोनर से ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड को मिक्स किया जाता है, और फिर उसे एक दो सैंपल लेके उस सैंपल से उसके ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं, उसके इन्फेक्शन टेस्टिंग करते हैं। इन्फेक्शन में खासकर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस, ये 5 इन्फेक्शन टेस्ट करते हैं जो मैंडेटरी है। इसके अलावा समय समय पे जो गाइडलाइन आते हैं कि अगर वैसे कुछ बीमारियां हैं तो उसकी भी जांच की जा सकती है। तो ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वहाँ से गाइडलाइन आते रहे, तो नेशनल गाइडलाइन में जो भी माने जो खून आता है ब्लड बैंक से, जो खून ब्लड बैंक से आता है इंडिया में, ये 5 इन्फेक्शन का टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके निगेटिव रिपोर्ट का लेबल पे जो ब्लड बैग के ऊपर लेबल लगा रहता है उसमें ये 5 इन्फेक्शन नॉन रिएक्टिव यानी निगेटिव ऐसा लिखा रहता है। साथ में उस बैग पे ब्लड ग्रुप लिखा रहता है
कि जिसने डोनेट किया है, जो ब्लड बैग है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, कितना अमाउंट उसमें डोनेट हुआ है, और अगर उसे पूरा होल ब्लड बोलते हैं। अगर उस होल ब्लड से हमें कोई कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट का मतलब है कंसंट्रेटेड पैक आरबीसी या जिसको पैक्ड आरबीसी बोलते हैं, अगर वो अलग करना है, या दूसरा कंपोनेंट प्लेटलेट अलग करना है, तीसरा प्लाज्मा कनेक्ट करना है। जैसे कि एक कहा जाता है कि एक रक्तदान 4 जिंदगियां बचाता है। तो इसका अर्थ यही है कि एक आपने होल ब्लड दिया, होल ब्लड से अगर आरबीसी निकाला गया तो एक किसी को आरबीसी जा सकता है, अच्छा। किसी को प्लेटलेट जा सकता है, किसी को प्लाज्मा जा सकता है, किसी से प्लाज्मा से भी एक क्रायो प्रेसिपिटेट एक वर्ड है, जो उस प्लाज्मा में भी कम अमाउंट में सारे फैक्टर को, जो उसके कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, उसको कंसंट्रेट करके जमा किया जाता है और उसको निकाल के दिया जाता है, तो उसको क्रायो प्रेसिपिटेट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट भी बनते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग मरीज को भी जा सकते हैं। तो एक रक्तदान 4 की जिंदगियां बचाने का मतलब अर्थ यही है कि आपने एक डोनेट किया, लेकिन आपके उसके कंपोनेंट अलग अलग करके हम 2, 3, 4 मरीज को अलग अलग दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक रक्तदान बहुतों की जिंदगी बचा सकता है। ये तो हो गया ब्लड बैंक से लगता है। अब जब आप इसको ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जब किसी मरीज को ब्लड की जरूरत होती है तो डॉक्टर एक ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म लिख के भेजता है, साथ में मरीज का एक सैंपल आता है। अब उस सैंपल को, जो ब्लड बैग हम देना चाह रहे हैं मरीज के लिए, दोनों के ग्रुप चेक करते हैं और उस चेक करने के बाद मैचिंग करते हैं, जिसको क्रॉस मैच करते हैं। अच्छा, क्रॉस मैच जो हॉस्पिटल में होता है, हाँ, वो लैब फैसिलिटी में ब्लड बैंक के अंदर में वो होता है। तो उसके लिए जो मैचिंग के अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग उसमें समय लगता है। किसी टेक्निक में 1 घंटा, 1.25 घंटा लग सकता है, किसी टेक्निक में 30-35 मिनट भी लग सकता है। कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम भी होते हैं जो खुद से ही सारे सैम्पलिंग करके वो उसके रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो ऐसे अलग अलग टेक्निक है, वो उसके हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से फिर उसके रिजल्ट देखते हैं। तो जो ब्लड क्रॉस मैच कंपैटिबल, मतलब उसमें कोई एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग ऐसा कुछ नहीं आया और मरीज को देने के लायक है, उसी ब्लड को पेपर डॉक्यूमेंट बना के मरीज के नाम पे इशू किया जाता है। और जब वो मरीज के पास जाता है तो सबसे पहले सारे रिकॉर्ड को मरीज के रिकॉर्ड से मैच किया जाता है। सब ब्लड बैग पे, पेपर पे और मरीज से मैच किया जाता है कि नाम, एज, मेल फीमेल मैच कर रहा है कि नहीं, उसकी यूनिक आईडी जो मेंशन की है ब्लड बैंक में, क्योंकि जब फॉर्म आया उस समय भी यूनिक आईडी रहता है, तो उसी को मेंशन किया जाता है। तो वो मैच कर रहा है कि नहीं, ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो मरीज का ब्लड ग्रुप है सेम ग्रुप है कि नहीं। अगर सेम ग्रुप नहीं हो के इमरजेंसी में ओ नेगेटिव इशू किया गया तो उसके लिए भी प्रॉपर लिखा हुआ है कि नहीं कि ओ नेगेटिव इशू किया गया है इमरजेंसी में, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं। ये सारे रिकॉर्ड मरीज के ब्लड बैग का बेड साइड वेरीफाई किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, उसके बाद उसमें उस ब्लड बैग के ऊपर में लेबल भी लगा रहता है, जिसके अंदर में मेंशन किया जाता है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस ये नॉन रिएक्टिव या निगेटिव हैं। तो ऐसा लेबल किया हुआ रिपोर्ट, मतलब ब्लड बैंक में उसकी जांच हुई थी और वैसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, तब ही वो ब्लड मरीज को चढ़ाने के लायक होता है। फिर वहाँ पे बेड साइड में कंसेंट लिया जाता है ट्रांसफ्यूजन के लिए। जब अटेंडेंट या पेशेंट कंसेंट देते हैं तो अब मरीज को वो ट्रांसफ्यूजन एक स्टार्ट किया जाता है और उस ट्रांसफ्यूजन को एक खास रेट से, एक खास ड्रॉप रेट से ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि जो ट्रांसफ्यूजन हुआ है, जो ब्लड बैंक से निकलने के बाद मरीज को गया है, वो 4 घंटे के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाए और प्रॉपर टेम्परेचर पे हो जाए। किसी को ब्लड को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ खास कंडीशन में ब्लड को कुछ करना हो तो वो ब्लड बैंक खुद से करके देता है। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা শুনলেন প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আজকে এই আলোচনা করলাম। ডাক্তারবাবু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজের খুব দারুণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। তবে হ্যাঁ, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দেব আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালকে। আজকে অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করব। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন আর দেখতে থাকবেন হেলথ এক্সপ্রেস।
এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।